एक समय की बात है। शंकर भगवान और पार्वती माँ एक पर्वत पे बैठे होते हैं और उस समय पार्वती जी शंकर भगवान से गुस्से से नाखुश होकर के एक सवाल कर देते हैं कि इस दुनिया में आप बहुत अनर्थ कर रहे हैं और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। शंकर भगवान आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं आखिर गलती क्या कर रहा हूँ, और बड़ी विनम्रता से वो शंकर भगवान पार्वती जी से पूछते हैं कि मैंने क्या गलती कर रहा है। तो पार्वती माँ बताते हैं कि इस दुनिया में जो आप दो तरह के लोग बनाते हैं, एक गरीब बनाते हैं, एक अमीर बनाते हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। सबसे ज़्यादा लोग धरती पे गरीब आदमी है और वो बहुत तकलीफ़ें सहता है। अमीर लोग है जो बहुत सुखी रहता है, संपन्न रहता है। तो शंकर भगवान बड़ी सरलता से इसका आंसर देते हैं कि लोग गरीब और अमीर अपने कर्मों से होते हैं। लेकिन ये बात माँ पार्वती को हजम नहीं होता है, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो शंकर भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है प्रैक्टिकल करके दिखाने का कि लोग अपने कर्म से, अपने मौके को पहचान करके कैसे लोग अमीर और गरीब रह जाते हैं। तो वो धरती पे आते हैं शंकर भगवान और माँ पार्वती, और धरती पे आकर के वो प्रैक्टिकल शंकर भगवान करके दिखाते हैं कि कैसे लोग कर्म की वजह से गरीब और अमीर है। तो वो एक घर में जाते हैं जहाँ पे पति पत्नी होता है, रहते हैं, छोटा घर होता है। तो वो पति पत्नी हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, डेली का झगड़ा होता है। तो जब वो शंकर भगवान और पार्वती जी जाते हैं उस लेडीज़ से, उस घर में लेडीज़ से बोलते हैं कि आज तेरे को मैं वरदान देने आया हूँ, तेरे पास 3 मौका है, तू 3 वरदान मुझसे मांग सकती है। तो शंकर भगवान जैसे ही ये बात बोलते हैं, वो औरत जो होती है, वो लेडीज़ जो होती है, वो सोचती है कि आज मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा समस्या जो है वो डेली लड़ाई झगड़ा। मैं लड़ाई झगड़ा से तंग आ चुका हूँ। मैं 2 रोटी कम खा लूँगा, मैं नॉर्मल लाइफ जी लूँगा, लेकिन ये लड़ाई बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती है कि इस लड़ाई को ही मुझे ख़त्म करना है। उसके मन में विचार आता है क्यों ना मैं अपने पति को बंदर बना दूँ। शंकर भगवान से वो लेडीज़ बोलती है कि मेरे पति को आप बंदर बना दीजिए। शंकर भगवान बोलते हैं ओके। उसके पति बंदर बन जाते हैं। वो उसके पास अभी भी 2 वरदान बचा हुआ है। जब वो बंदर बन जाते हैं तो कुछ दिन बाद ये एहसास होता है उस लेडीज़ को कि जो मानव जीवन है, मेरे पति बंदर है, ये संतुष्ट भरा ज़िंदगी वो नहीं है, असंतुष्टि महसूस करती है अपने ज़िंदगी से। फिर वो भगवान को याद करती है कि सोचती है कि मेरे पास 2 वरदान बचा हुआ है। बोलती है कि मेरे 2 वरदान भगवान जी बचा हुआ है, मेरे दूसरे वरदान को पूरा कर दीजिए, मुझे भी बंदरी बना दीजिए। भगवान जी फिर उसे बंदरी बना देते हैं। और बंदर बंदरी की आप कहानी जानते ही होंगे। वो एक घर में टिकेंगे कैसे? वो एक घर से दूसरे घर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक गांव से दूसरे गांव वो जाते हैं। और जब जाते हैं तो गांव के बच्चे उसे ईंटे पत्थर से मारते हैं, भगाते हैं। तो फिर उसे बहुत तकलीफ़ होता है उस लेडीज़ को। उसे ऐसा लगता है कि जब हम पति पत्नी थे, मानव जीवन में थे, तो हम लोग लड़ते थे, अपने घर में लड़ते थे, दूसरा तीसरा हमें मारने नहीं आता था। लेकिन ये लाइफ में तो बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरे तीसरे भी छोटे छोटे बच्चे हमें भगाते हैं, पत्थर से मारते हैं। तो फिर उनके मन में ख्याल आता है एक वरदान मेरे पास बचा हुआ है। भगवान जी को याद करते हैं और बोलते हैं भगवान जी मुझे जैसे थे वैसे बना दीजिए। अब ये घटना जब शंकर भगवान पार्वती जी को दिखाते हैं कि देखो कैसे लोग मौके को गंवा देते हैं। उसके पास 3 मौका था, कुछ भी मांग सकता था। तो पार्वती जी बोलते हैं सोच करके कि अच्छा मुझे वैसे इंसान से मिलवा जो अपने मौके को पहचान लेता है। तो भगवान जी आगे जाते हैं। एक गांव में एक घर होता है जिसमें एक बूढ़ी माँ होती है जिसकी आँख नहीं होता है, एक बेटा होता है उसका, और एक बहू होती है। लेकिन बेटे का बहू की कोई संतान नहीं है, यानी कोई वंशज नहीं था आगे, और उस बहुत गरीब फैमिली से था उन लोग। तो भगवान जी वहाँ जाते हैं और उस लड़के को बोलते हैं कि बेटा तू आज मुझसे एक वरदान मांग सकता है, जो भी मांगेगा मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो लड़का सोचने में मजबूर हो जाता है कि माँ के लिए आँख मांगे, या धन संपत्ति मांगे, या बच्चे मांग ले जिससे मेरा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन सोचता है माँ की आँखें मांगेंगे तो गरीब भरा ज़िंदगी देखने को मिलेगा, बच्चे मांगेंगे तो वो भी तकलीफ़ें भरा ज़िंदगी होगा, धन संपत्ति मांगेंगे तो किस काम का होगा वो।
वो धन संपत्ति किसके लिए होगा, वो सोचता है, विचारता है और फिर उस मौके को वो बारीकी से समझता है और मन में फैसला करता है और एक विचार रखता है भगवान जी के सामने कि आप मुझे एक वरदान पूरा करेंगे। तो बोलते हैं भगवान जी यस। वो बोलता है एक लाइन में कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के झुलुआ में झूलते हुए देखे। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा। वो लड़का वरदान में मांगता है कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के झुलुआ में झूलते हुए देखे। दोस्तों ये एक वरदान में वो सब कुछ मांग लिया। माँ के लिए आग भी मांग लिया, पोता इट मीन्स वो अपना वंश भी मांग लिया, और सोने के झुलुआ जिस घर में होगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, वो एक अमीर आदमी बन जाएगा। दोस्तों ये कहानी मौके के ऊपर है और बहुत कुछ हमें सिखाती है कि जब भी हमें ज़िंदगी हर एक इंसान को एक ना एक मौका ज़रूर देता है। मैं एक सक्सेसफुल इंसान से सुना हूँ कि ज़िंदगी हर बार 2 मौका देता है, हर किसी को 2 ही मौका देता है, लेकिन हमेशा उसे आखिरी समझ के लेना चाहिए। क्या पता वो जाने अनजाने में एक मौका खो चुका हो। जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोगों को बताते हैं, एक अपॉर्चुनिटी हम लोग दिखाते हैं और अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, तो उसमें 3 से 4 तरह के लोग मिलते हैं। पहला, जब 10 लोगों से मिलेंगे तो 3 ऐसे लोग होंगे जो खामोखा होंगे, 3 ऐसे लोग होंगे जो सलाहकार होंगे, और 3 ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, और एक ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं बोलेगा। अब खामोखा क्या होता है, वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। खामोखा यानी हर किसी चीज़ में कमियां निकालना। एक मज़ेदार बात है एक बार की बात है कि एक बेटी की बाप अपने गांव में बेटी की शादी का खुशी में वो पार्टी अरेंज करता है, और पार्टी में वो बहुत अपनी कमाई का पैसा लगाता है, बहुत खुशी से वो करता है। लेकिन उस पार्टी में बहुत लोगों को इनवाइट करता है, और कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना इनवाइट किए हुए लोग भी आ जाते हैं। तो जब वो पार्टी होता है, डेकोरेशन होता है, वो टेंट लगा होता है, अच्छे खाने देते हैं, म्यूजिक होता है, सब लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब जाने की बारी आता है तो लड़की के बाप आता है और सबसे पूछता है कि भाई आप आज का ये प्रोग्राम, ये डेकोरेशन, ये खाना कैसा रहा। तो उसमें कुछ व्यक्ति जो खामोखा कैटेगरी के होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये डेकोरेशन वाले आपने गलत ले आया, ये पर्दे जो है टेंट का ये फटा हुआ है, कलर मैचिंग नहीं डाला है, ये जो खाना बनाने वाले लोग हैं, ये खाना जो बनाए हैं पूरी कच्चा रह जा रहा है, सब्जी में नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा डाला हुआ है। दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये सही है कमियां निकालना? मेरा मानना है कि उस कमी को पूरा कर देना एक अच्छे इंसान की निशानी है। आप कमियां ना निकालिए, हो सके तो उस कमी को पूरा करिए। दूसरे लोग पे आते हैं सलाहकार। कुछ सलाहकार होते हैं, अच्छे कामों में तो सलाह लेते हैं, लेकिन बुरे काम में कभी वो सलाह नहीं लेते हैं। लेकिन सलाह जो लोग लेते हैं वो किन किन लोगों से लेते हैं? वो माँ बाप से लेते हैं, दूसरा वो पत्नी से लेते हैं, और तीसरा वो दोस्त से लेते हैं। दोस्तों सलाह लेना अच्छी बात है, सलाह लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हलवाई से सलाह लेंगे? डॉक्टर बनने का वो सलाह दे पाएगा? अगर आपको मैथ पढ़ना है तो बायोलॉजी वाले टीचर आपको मैथ पढ़ा पाएंगे? वो क्षणिक नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सफल नहीं बना सकते, सफलता विचार नहीं दे सकते, आपको वो सिखा नहीं पाएगा। दोस्तों सलाह लेने एक अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उससे सलाह लीजिए जिससे जिस फील्ड के बारे में जानकारी हो। और जब आपको डायरेक्ट सेलिंग दिया जाता है तो आपको सलाह लेने के लिए जब विचार आता है तो आपको इस इंडस्ट्री के सफल लोगों से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपने इस सिस्टम को देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आपको अपने डिसीजन से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपको फैमिली को बताना है तो जो नॉलेज आपने लिया 100%, आपको 50% समझ में आया है, 25% आपके दिमाग में है, 25% नॉलेज आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, माँ बाप को बताते हैं, तो उसके दिमाग में 5% जाता है, तो वो नेसेसरी है कि वो ना ही बोलेगा। तो जिनसे आपको सलाह लेना है उनसे आप जो आपको प्लान दिखाएं उनसे मिलवा दीजिए, और नहीं तो अपने डिसीजन से ये चालू कीजिए। क्योंकि जो लोग शुरुआत करते, 3 ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ शुरुआत करते हैं। आज ऐसा क्यों टाइम है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि लोग आज सोचने पे मजबूर होते हैं, जबकि बाकी चीज़ में हमें लगता है कि लोग तो भागम भाग कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक दौर आता है।
शुरुआती दौर आता है, फिर वो प्रसिद्धि दौर होता है, फिर प्रतियोगिता दौर होता है। आपको नौकरी के बारे में मैं बता दूं, नौकरी आज हर कोई लेना चाहता है। 90% लोग नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता दौर में, कंपटीशन फेज में। एक टाइम इसके भी ऐसे थे जब लोग पकड़ पकड़ के नौकरियां देता था, नौकरी लोग लेना पसंद नहीं करते थे। और कोई भी काम आप शुरुआती दौर में करते हैं तो आप सफल रहते हैं। जो नौकरी शुरुआती दौर में जो जिसको भी मिला, पकड़ के दिया गया, आज वो नौकरी करके भी बहुत सफल इंसान है। लेकिन आज के डेट में जो नौकरी कंपटीशन फेज में कर रहा है वो सफल नहीं हो पाएगा नौकरी करके। आज 20-25-30 हज़ार की नौकरी के लिए करोड़ों करोड़ों लोग कंपटीशन फेज कर रहे हैं। तो इसकी भी एक शुरुआती दौर थी। कंप्यूटर का भी दौर आया था इंडिया में, 10 साल पीछे कंप्यूटर आया, क्योंकि इसे कंप्यूटर को वापस कर दिया गया था, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि 100 लोगों को काम अकेले करेगा। तो इंडिया वाले ने बोला कि इंडिया में ऐसे भी बेरोजगारी है, अगर ये 100 का काम अकेले करेगा तो 99 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे डेवलप कंट्री में कंप्यूटर आया, उसके 10 साल बाद हमारे देश में आया। हमारा देश कंप्यूटर के कारण 20 साल पीछे चला गया। ट्रेन का भी यही दौर था। ट्रेन पे भी लोग पकड़ पकड़ के बैठाते थे। लोगों को लगता था कि मोटे मोटे टायर वाले गाड़ी तो पलट जाते हैं, ये 2 उंगली पे चलने वाला कैसे चल पाएगा। उसे भी लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज ट्रेन पे बैठने के लिए भी बहुत भागम भाग करना पड़ता है, और महीनों पहले उसकी टिकट कंफर्म कराना होता है। मोबाइल की भी यही दौर आया था। आज मोबाइल बेच के आप अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे। आज मोबाइल बेचने का अलग अलग तरीका आ चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर के काम किया, करोड़ों करोड़ों रुपीज बनाए। तो हर एक इंडस्ट्री का दौर आता है, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। माई रिचार्ज डायरेक्ट सेलिंग जो है, आज हम सक्सेसफुली डायरेक्ट सेलिंग माई रिचार्ज आयुर्वेदा के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का दौर है इंडिया में, मेरा ऐसा मानना है कि 2020 से पहले तक शुरुआती दौर था, अब यह प्रसिद्धि दौर हो चुका है। और प्रसिद्धि दौर हो चुका है, इट मीन्स कि आज लोग हर कोई डायरेक्ट सेलिंग को जानने लगे हैं। और ये प्रसिद्धि दौर 10 साल और चलेगा। 2030 तक सब लोग जान जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसमें कितनी बड़ी सक्सेस है। और तब इसका दौर होगा कंपटीशन। मैं इसका एक विजुअलाइजेशन आपको बताता हूँ कि इसकी कंपटीशन कैसा होगा, इसमें कैसे भागम भाग होगा, कैसे मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सफल होना। प्रसिद्धि दौर में अभी लोग जाने हैं, आप आसानी से टीम बना सकते हैं, टीम बड़ा कर सकते हैं, लोगों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन इसकी जब कंपटीशन दौर आएगा, 10 साल बाद होगा क्या कि आप 10 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी किसी डायरेक्ट सेलिंग में वो काम कर रहे होंगे, और वो कमिटेड होंगे उस कंपनी के साथ। वो कंपनी वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका लाखों का नेटवर्क होगा, हजारों का नेटवर्क होगा। आज प्रसिद्धि दौर में ऐसा है कि आप टीम बना सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम में क्या होगा, हर लोग कमिटेड होगा अपने अपने कंपनी के साथ। हाँ, लाखों कंपनियां होंगी, लेकिन लाखों टीम अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिस्टम के साथ कमिटेड होगा, और वहाँ पे आपको एक एक इंसान ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मौका है प्रसिद्धि दौर में आपको टीम बनाने का और बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई एक बिजनेस व्यापार करने का एक सरल तरीका है। जो घटनाएं आज हो रही है और जिस चीज़ से लोग अमीर बन रहे हैं, बस फर्क ये है कि आज जो घटनाएं हो रही है, जो बिजनेस आज मॉड्यूल है, उसमें 10% रीच और डेवलप हो रहे हैं, और हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें 100% लोग, 90% लोग सफल हो सकते हैं। आज का व्यापार करने का, बिजनेस करने का तरीका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसमें होता क्या है, 10% रीच और डेवलप लोग बनते हैं, क्योंकि 90% तो यूजर है। 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका कॉस्ट होता है। आज डायरेक्ट सेलिंग की छोटी सी हम उदाहरण आपको देते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? ये डायरेक्ट सेलिंग होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में 40% में तैयार होता है और कस्टमर को 100% में दिया जाता है, और इसका यूजर जो होते हैं 90% देश के लोग यूजर होते हैं। ये अपनी कमाई का 60% पैसा 10% लोगों को देते हैं। तो 10% पैसे में कौन कौन राज करता है? 30% पैसा जो होता है वो 30% पैसा चला जाता है एडवर्टीजमेंट में, हीरो हीरोइनी के पास, मीडिया वाले के पास, और 30% पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास जाता है। यानी 60% पैसा 90% लोगों का, 60% पैसा 10% लोगों के पास जाता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग 40% में होती है और कंज्यूमर को
इसके डिस्ट्रीब्यूटर को 60% का पार्टनरशिप बनाया जाता है, यानी 60% पैसा यूजर के पास रह जाता है। इसलिए 60% 90% लोगों के पास होगा, यूजर के पास होगा, तो वो सारे लोग डेवलप होंगे और सारे लोग कमाई करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग सबको करना चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग प्रसिद्ध होता जा रहा है। आज हर आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे शहर में देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को फेमस लोग आपको मिलते जा रहे हैं, सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते जा रहे हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है, ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप सफल हो सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो हर चीज़ आपका पूरा होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, आज से 2 साल बाद दूध का दाम कितना होगा, पेट्रोल का दाम कितना होगा, सब्जियां का दाम कितना होगा, कपड़े का दाम कितना होगा, सब चीज़ दुगना हो जाएगा। आपकी सैलरी दुगना होगा नहीं। तो अगर आप आज के रेट में आपको कुछ भी कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ नहीं करते, तो आपको पार्ट टाइम के रूप में डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करना चाहिए। और जैसे यहाँ का इनकम आपको एक सेटिस्फैक्शन इनकम आने लगता है, इसे फुल टाइम में अपनी कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को मदद करने का ये बिजनेस है। फुल टाइम में आकर के बड़ी इनकम आप नहीं करते हैं, लोगों की मदद करके आप बड़ी इनकम करते हैं। महंगाई, क्योंकि महंगाई पे भी हम बात करेंगे, महंगाई इस कदर बढ़ता जा रहा है। एक इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 20 साल में महंगाई 1 जीरो का अंतराल हो जाता है, 1 जीरो बढ़ जाता है 20 साल में। 1920 ईस्वी था तो लोग 1 रुपया कमाता था तो जी लेता था। 1940 आया, महंगाई 10 रुपया हो गया। 1960 आया, महंगाई 100 रुपया हो गया। 1980 आया, महंगाई 1000 हो गया। जब 2000 ईस्वी आया तो महंगाई 1000 का 1 जीरो डेवलप किया तो 10,000 हो गया, और 2020 ईस्वी में ये महंगाई 1 लाख पे चला गया। 2020 ईस्वी के बाद सबको ये बातें समझ में आ गया है कि महंगाई कितना बढ़ चुका है। आज घर अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छा मेंटेन करना है, एजुकेशन मेंटेन करना है, खाना अच्छा मेंटेन करना है, बीमारी से लड़ना है, तो लाखों रुपया महीना कमाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, 2040 ईस्वी तक ये महंगाई 10 लाख पे चला जाएगा। क्या आपका आमदनी जा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग एक विकल्प ही नहीं, ज़रूरी ही नहीं, मजबूरी बन जाएगा आने वाला टाइम में। तो अभी भी मौका है, डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, दिल से समझिए, और इसको लेकर के आप अपनी कैरियर को बिल्ड कीजिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है और बाहर की दुनिया में होता क्या है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग, और बाहर की दुनिया एडिशन के जोड़ने की दुनिया है। यहाँ मल्टीप्लाई लोग होता है। यहाँ जब आप मेहनत करते हैं कई गुना में आपको मिलता है। अब इसकी उदाहरण से समझते हैं कि 1 × 1 = 1, और बाहर की दुनिया में ऐड होता है 1 + 1 = 2। अब बाहर की दुनिया थोड़ा ज़्यादा है और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया सीधा आता है। ठीक है, यहाँ जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको लगेगा बाहर बेहतर है, यहाँ तो बहुत कम है, आधा है। लेकिन आगे थोड़ा हम देखते हैं 2 × 2 = 4 और 2 + 2 = 4, यानी थोड़े दिन बाद ये दोनों बराबर दिखेगा। बाहर जितना आप कमाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में थोड़ा दिन काम करके आप कमा सकते हैं, लेकिन आगे देखिए 3 × 3 9 हो जाते हैं और 3 + 3 सिर्फ 6 होता है। 4 × 4 16 होता है, 4 + 4 सिर्फ 8 होता है। अब बाहर की दुनिया आधा हो गया। 5 × 5 25, 5 + 5 = 10। दोस्तों, ये है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया। जब आपकी मल्टीप्लाई होगा, लोगों के साथ लोगों का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इनकम कई गुना बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आज हम माई रिसर्च आयुर्वेदा के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली काफ़ी लोग सफल होते जा रहे हैं। इसकी बिजनेस प्लान में बहुत खूबसूरती है। यहाँ पे कई तरह से इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रिटेल प्रॉफिट दिया जाता है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हैं, आपको 10 से 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम प्रोडक्ट दिया जाता है। इसे आप रिटेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिटेल करके आप कई तरह का इनकम कमा सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट कंज्यूमर बेनिफिट्स मिलता है, डायमंड क्लब का बेनिफिट्स मिलता है। सिर्फ रिटेल करने से आपको आएगा ये इनकम। लेकिन इसमें और भी बेहतर इनकम दिया जाता है, जैसे रॉयल्टी इनकम दिया जाता है। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आपको इनकम आने वाला है। आपको ट्रेवल बोनस दिया जाता है, देश विदेश घूमने का पैसा दिया जाता है, कार बोनस दिया जाता है। हर इंसान का सपना होता है कार खरीदने का।
वो कार बोनस यहाँ से मिलता है और हज़ारों लोग यहाँ पे कार परचेज करते हैं, हाउस बोनस मिलता है और ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी भी मिलता है यहाँ पे। ऐसे और भी हमारे प्लान की ब्यूटी है, हमारे मैनेजमेंट की ब्यूटी है कि आपको इनकम आने के लिए तरह तरह के कई ऑफर भी लॉन्च किए जाते हैं। तो आज टाइमिंग है एक सही डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, ज़िंदगी में सफल होने का। क्योंकि आज नहीं कर पाएंगे तो आज से 10 साल बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत पछतावा हो जाएगा। अभी मौका है कि जो लोग शुरुआती दौर में आया आज वो पैसा बना रहा है, पैसा करोड़ों रुपया महीना बना रहा है, लेकिन अभी भी दौर है प्रसिद्धि दौर में आकर के लोगों को देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट में साथ इस माइंडसेट प्रोग्राम को मैं ओवर करूँगा। एक बार की बात है कि 10-12 मेढक होते हैं जो आपस में टहलने निकलते हैं और टहलने निकलते हैं तो होता क्या है कि एक मेढक गलती से कुएं में गिर जाता है। तो सब लोग ढूंढने लगते हैं कि आखिर मेरा एक साथी कहाँ गया, तो देखते हैं कि कुएं में गिर गया। और ऊपर से सारे 10-12 जो मेढक थे वो आवाज़ लगाना चालू करते हैं, बेटा तू गिर गया, फंस गया, मर जाएगा, बेटा तू गिर गया, फंस गया, मर जाएगा। लेकिन अंदर गिरा हुआ मेढक वो कोशिश पे कोशिश किया जाता है, वो बार बार कोशिश करता है ऊपर निकलने का, बाहर निकलने का, ऊपर निकलने का, बाहर निकलने का। और ऊपर से सारे मेढक बोलते हैं बेटा तो गिर गया, फंस गया, मर जाएगा, बेटा तो गिर गया, फंस गया, मर जाएगा। अब होता क्या है कि बड़ा मज़ेदार घटना होता है कि एक टाइम के बाद वो जो नीचे गिरा हुआ मेढक था वो ऊपर आ जाता है और सबको थैंक यू बोलता है। अब सारे लोग चौंकते हैं कि थैंक यू किस बात का। बोलता है भाई साहब मैं तो बहरा मेढक हूँ, मैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने जितने जोश से बोल रहे थे बेटा तू गिर गया है, तू निकल, कोशिश कर निकल जाएगा, तू कोशिश कर निकल जाएगा, मैं सुन नहीं रहा था लेकिन समझ रहा था कि आपने बोल रहा था कि कोशिश कर तो निकल जाएगा, कोशिश कर तो निकल जाएगा, और मैं फाइनली निकल पाया। दोस्तों ठीक है, यही घटना आपके साथ होगा जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे बेटा तू गिर गया, फंस गया, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, आपको उस बहरे मेढक की तरह बहरा बन के रहना है। अगले 3 से 5 साल अगर इस सिस्टम में बहरा बन के रह गए और जब आप बाहर निकलेंगे तो अपनी कार से निकलेंगे और उस जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि तुम फंस गया है, बर्बाद हो जाएगा, उसके दरवाजे से आप अपनी कार से क्रॉस करेंगे। तो ज़रूरत है 3 से 5 साल आपको बहरा बनने का, और जिस तरह से आपको ये सिस्टम बताता है, अपलाइन आपको बोलते हैं, उसको फॉलो करते जाइए और आप सक्सेस की उस ऊंचाई को हासिल कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीबॉडी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे अगर आपने कुछ सीखा तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिसे आप सफल देखना चाहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।